हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने चैनल अंजू एग्जाम अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? हमको आशा और पूरा विश्वास है कि आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप लोग टीजीटी का पेपर दे चुके होंगे, अब जीआईसी को टारगेट कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग भी आज से जीआईसी को टारगेट करके सीरीज लाएंगे। और जो भी पढ़ाई होती है, वो टीजीटी हो या पीजीटी हो, जीआईसी हो या अन्य टीचिंग एग्जाम, सबका मतलब फैक्ट तो वही रहता है। बस प्रश्न पूछने की मतलब तरीका बस बदल दिया जाता है। तो टीजीटी से थोड़ा इसका अपर लेवल प्रश्न रहेगा, मतलब पूछने का तरीका थोड़ा गहराई से पूछेगा। तो हम लोग जैसा प्रश्न पूछा जाता है जीआईसी में, वैसे ही प्रश्नों को लाए हैं। और आप लोग भी बताइएगा कि क्या लेवल सही है, नहीं तो और बढ़ाइएगा, और बताइएगा, और बढ़ा कर लाएंगे हम। और मंडे से हम लोग टॉपिक वाइज कंसेप्ट के साथ साथ एमसीक्यू देखेंगे। और आज हम लोग मिसलेनियस प्रश्नों को देखेंगे। चलिए बिना समय गवाए अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, आप लोग किसी भी चैनल पर एक जगह होकर के, कहीं जहां आपको विश्वासी है वहां होकर के आप अपना समय को बचाइए। टाइम बहुत कम है और समय को अपने टाइम को बचाइए, ताकि उसको अच्छे से अच्छे उसका यूज हो सके। और आप लोग जुड़िए और जुड़ करके अपने तैयारी को बेहतर करिए। अंतिम समय में वो बस प्रैक्टिस, रिवीजन, कुछ नया पढ़ने का नहीं। चलिए, प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में जीडीपी में 8% वृद्धि हुई है। प्रश्न दिया है, किसी अर्थव्यवस्था में जीडीपी में 8% वृद्धि हुई है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय, जो प्रति व्यक्ति आय है, वास्तविक आय में केवल 2% वृद्धि हुई है। इससे इस सबसे उपयुक्त निष्कर्ष क्या निकलता है? ऑप्शन है, अर्थव्यवस्था में अपस्फीति है, जनसंख्या वृद्धि दर जीडीपी वृद्धि दर के निकट रही है। ऑप्शन सी है, निवेश में भारी गिरावट आई है, उत्पादकता में वृद्धि हुई है। प्रश्न को एक बार और देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में जीडीपी में 8% वृद्धि हुई है, लेकिन प्रति व्यक्ति वास्तविक आय केवल 2% वृद्धि हुई है। इसमें सबसे उपयुक्त निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है? क्या अर्थव्यवस्था में अपस्फीति की स्थिति है, या जनसंख्या वृद्धि दर जीडीपी वृद्धि दर के निकट है, या निवेश में भारी गिरावट आई है, या उत्पादकता में वृद्धि हुई है? इसका कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जनसंख्या वृद्धि दर जीडीपी वृद्धि दर के निकट रही है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा में जनसंख्या होता है। तो यदि जीडीपी 8% बढ़ी है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय केवल 2% बढ़ी है, तो शेष वृद्धि जनसंख्या वृद्धि द्वारा खा लिया, यानी उपभोग कर लिया गया होगा। अक्सर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जीआईसी में, कंसेप्चुअल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आर्थिक विकास को सबसे अधिक बाधित करेगी? पूंजी निर्माण वृद्धि दर, मानव पूंजी में निवेश, असमानता, आय के साथ अवसरों की असमानता, या तकनीकी प्रगति। प्रश्न नंबर 2 का कौन सा उत्तर सही होगा? आर्थिक विकास को सबसे अधिक बाधित कौन करेगा? क्या पूंजी निर्माण वृद्धि दर बाधित करेगी, मानव पूंजी में निवेश बाधित करेगी, या तकनीकी प्रगति? तो जी नहीं, आय असमानता के साथ अवसरों की असमानता आर्थिक विकास को सबसे अधिक बाधित करेगी इन ऑप्शनों में से। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, केवल आय असमानता विकास नहीं रोकती, लेकिन जब अवसर यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार भी असमान हो जाए, तब समावेशी विकास नहीं हो सकता, नहीं रह जाता। यही कारण है कि इंक्लूसिव ग्रोथ पर जोर दिया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, यदि किसी देश की सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी एमपीएस घटती है, तो किन्सियन मल्टीप्लायर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा, स्थिर रहेगा, शून्य रहेगा? प्रश्न नंबर 3 का कौन सा उत्तर सही होगा? यदि किसी देश में सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी एमपीएस घटती है, तो किन्सियन मल्टीप्लायर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 3 कौन सा बताई हूँ? सही है। क्या होगा? बढ़ेगा। यदि किसी देश में सीमांत बचत प्रवृत्ति घटती है, तो किन्सियन मल्टीप्लायर बढ़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लायर यानी गुणक और एमपीएस में विपरीत संबंध होता है। यदि एमपीएस बढ़ेगा तो गुणांक, जो गुणक है वो घटेगा। यदि एमपीएस घटेगा तो गुणक बढ़ेगा। इन दोनों में कैसा संबंध है? विपरीत संबंध है कि
ये गुणक को दर्शाता है, तो K बटा में MPS है, तो यानी विपरीत संबंध है। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तब ये बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीडीपी में वृद्धि सदैव आर्थिक कल्याण में वृद्धि का संकेत नहीं है। उसका ऑप्शन 2 है, पर्यावरण क्षति जीडीपी में पूर्णतः परिलक्षित नहीं होती। तीसरा है, सामाजिक लागतों की उपेक्षा जीडीपी को कल्याण का अपूर्ण मापक बनाती है। केवल एक सही है, केवल 1 2 सही है, केवल 2 3 सही है, या 1 2 3 तीनों सही है। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कौन सा सही होगा? देखिए, जीडीपी में वृद्धि सदैव आर्थिक कल्याण की वृद्धि को संकेत नहीं है। जी सही है। पर्यावरण क्षति जीडीपी में पूर्णतः परिलक्षित नहीं होता है, तो जी बिल्कुल सही कह रहा है। सामाजिक लागतों की उपेक्षा जीडीपी को कल्याण का अपूर्ण मापक बनाती है, तो जी ये तीनों कथन सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जीडीपी केवल बाजार मूल्य मापती है, यह नहीं मापती कि प्रदूषण, सामाजिक तनाव, पर्यावरण क्षति, जीवन गुणवत्ता। जीडीपी ये नहीं मापती, वह केवल बाजार मूल्य मापती है। इसलिए जीडीपी इज नॉट इक्वल टू वेलफेयर, यानी जीडीपी बराबर नॉट मतलब कल्याण से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 5 है, यदि किसी देश में निवेश बढ़ता है लेकिन पूंजी उत्पाद अनुपात ICOR भी लगातार बढ़ता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? निवेश अधिक हो रहा है, पूंजी की उत्पादकता बढ़ रही है, उत्पादन वृद्धि की तुलना में पूंजी लग रही है, या रोजगार बढ़ रहा है। प्रश्न नंबर 5 है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ता है लेकिन पूंजी उत्पाद अनुपात भी लगातार बढ़ता है, तो इसका अर्थ क्या है? निवेश अधिक कुशल हो रहा है, पूंजी उत्पादकता बढ़ रही है, उत्पादन वृद्धि की तुलना में अधिक पूंजी लग रही है, या रोजगार बढ़ रहा है। तो इसका उत्तर कौन सा सही होगा? प्रश्न नंबर 5 है, इसका उत्तर कौन सा सही होगा? तो इसमें पूंजी उत्पादन वृद्धि की तुलना में अधिक पूंजी लग रही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न दिया है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ता है लेकिन पूंजी उत्पाद अनुपात भी लगातार बढ़ रहा है, तो इसका अर्थ यही हुआ कि उत्पादन वृद्धि की तुलना में अधिक पूंजी लग रही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जब ICOR बराबर अतिरिक्त पूंजी बटा में अतिरिक्त उत्पादन होता है, तो जब ICOR बढ़ेगा अधिक पूंजी लगेगी और कम उत्पादन होगा, वृद्धि होगा, और निवेश की दक्षता कम होगी। अगला प्रश्न है, जॉबलेस ग्रोथ की स्थिति में निम्न में से कौन सा संकेत सबसे अधिक प्रभावी है? जॉबलेस ग्रोथ की स्थिति में निम्न में से कौन सा संकेत सबसे अधिक प्रभावित होगा? जीडीपी, राष्ट्रीय आय, रोजगार की लोच, निर्यात। जॉबलेस ग्रोथ की स्थिति में सबसे अधिक कौन प्रभावित होगा? तो रोजगार की लोच अधिक प्रभावित होगी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इकोनॉमिक्स एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बताती है कि उत्पादन बढ़ने पर रोजगार कितना बढ़ता है। क्या होता है? रोजगार लोच यही बताती है कि उत्पादन बढ़ने पर रोजगार कितना बढ़ता है। और जॉबलेस ग्रोथ में जीडीपी बढ़ेगा लेकिन रोजगार लगभग स्थिर रहेगा, इसलिए एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बहुत कम हो जाती है। प्रश्न नंबर 7 है, यदि सरकार मंदी के समय करों में कमी करती है, तो केन्सियन सिद्धांत के अनुसार सबसे पहला प्रभाव क्या होगा? बचत बढ़ेगी, उपभोग व्यय बढ़ेगा, मुद्रापूर्ति बढ़ेगी, आयात बढ़ेगा। प्रश्न दिया है, यदि सरकार मंदी के समय करों में कमी करती है, तो केन्सियन सिद्धांत के अनुसार सबसे पहला प्रभाव क्या होगा? क्या होगा? तो उपभोग व्यय बढ़ेगा। जब सरकार मंदी के समय करों में कमी करेगी, तो सबसे पहले इसके अनुसार सबसे पहले लोग उपभोग व्यय बढ़ाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। टैक्स जब कम होगा तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा, और इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, केन्सियन सिद्धांत के अनुसार। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसांख्यिकी लाभांश के संबंध में गलत है? कार्यशील आयु की अधिकता इसका आधार है, रोजगार अवसरों के बिना यह लाभांश नहीं बन सकता, यह स्वतः आर्थिक विकास सुनिश्चित करता है, शिक्षा और कौशल विकास की सफलता के लिए आवश्यक है।
प्रश्न नंबर 8 है, इसका उत्तर कौन सा सही होगा? जनसांख्यिकी लाभांश के लिए कौन गलत है? तो देखिए, जनसांख्यिकी लाभांश के लिए रोजगार अवसरों के बिना यह लाभांश नहीं हो सकता, यही ऑप्शन इसके लिए सुटेबल है। कार्यशील आयु की वर्ग की अधिकता इसका आधार है, तो जी है। स्वतः आर्थिक विकास सुनिश्चित करता है, तो जी। शिक्षा एवं कौशल विकास इसकी सफलता के लिए आवश्यक है, तो जी। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 8 का प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 8 का सी सही होगा। स्वतः आर्थिक विकास सुनिश्चित करता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रोजगार अवसर के बिना यह लाभांश नहीं बन सकता, तो जी ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी है और ये भी है, लेकिन यह स्वतः आर्थिक विकास सुनिश्चित करता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। युवा आबादी अपने आप विकास नहीं लाती, जरूरी है शिक्षा, कौशल, रोजगार, अन्यथा डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है। प्रश्न नंबर 9 है, यदि मुद्रास्फीति की दर 8% हो और नाममात्र आय 6% हो तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 14%, 2%, 2% बढ़ेगी, 2% घटेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? 2% घटेगी। आइए देखते हैं कि कैसे घटेगी, इसका सूत्र क्या है। तो देखिए, वास्तविक आय वृद्धि बराबर होता है नाममात्र आय वृद्धि माइनस मुद्रास्फीति दर। तो जो नाममात्र आय वृद्धि थी वह 6% थी और मुद्रास्फीति की दर 8% थी, इसलिए -2% वास्तविक आय वृद्धि हुई, अर्थात वास्तविक आय में कमी हुई। प्रश्न नंबर 10 है, उच्च कथनों पर विचार कीजिए। उच्च बचत दर पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता है। पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की आवश्यक शर्त है। प्रश्न है, कथन तीसरा है, केवल पूंजी निर्माण से आर्थिक विकास सुनिश्चित नहीं होता, कौन सा सही है? केवल 1 2 3 कुल 1 3 और 1 2 3। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कौन सा सही होगा? देखिए, उच्च बचत दर पूंजी निर्माण को बढ़ावा देती है, तो जी बिल्कुल सही है। पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की आवश्यक शर्त है और ये भी सही है कि पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की आवश्यक शर्त है। और कथन तीसरा है, केवल पूंजी निर्माण से आर्थिक विकास सुनिश्चित नहीं होता, तो ये भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए, इसका व्याख्या देख लेते हैं। बचत से निवेश होगा, निवेश से पूंजी निर्माण होगा। जितना पूंजी निर्माण विकास के लिए आवश्यक है, पूंजी निर्माण विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन विकास के लिए साथ में चाहिए तकनीकी प्रगति और मानव पूंजी, संस्थागत सुधार और संरचनात्मक आधारभूत संरचना, इसलिए केवल पूंजी निर्माण पर्याप्त नहीं है। ठीक, समझ में आ गया? एक बार और प्रश्न को देखिए, कथन पर विचार करना है। उच्च बचत दर पूंजी निर्माण को बढ़ावा देती है, तो जी बिल्कुल देती है। पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की आवश्यक शर्त है, तो जी बिल्कुल शर्त है। और यहाँ पे दिया है कि केवल पूंजी निर्माण आर्थिक विकास सुनिश्चित नहीं करता है, तो ये भी कथन सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्यतः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसका कारण दिया है, कृषि में अनेक श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। ऑप्शन बी है, ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सत्य है आर असत्य है। और डी है, ए असत्य है और आर सत्य है। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो देखिए, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्यतः कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, तो जी बिल्कुल पाई जाती है। कृषि में अनेक श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, तो जी बिल्कुल होती है। और कथन का कारण भी है और व्याख्या भी है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी तब होती है जब कुछ श्रमिकों को हटाने पर भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात एमपी यानी सीमांत प्रोडक्शन बराबर 0 होता है। तो भारत की कृषि में यही स्थिति प्रायः पाई जाती है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आर्थिक वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, ऑप्शन बी है। आर्थिक विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन है। एसडीआई आर्थिक विकास का मापक है। ऑप्शन 1 और 2 सही उत्तर चुनना है। केवल 1 2 सही है, केवल 2 3 सही है, केवल 1 3 सही है या 1 2 3
तीनों सही है। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो देखिए, आर्थिक विकास मात्रात्मक परिवर्तन है, जी बिल्कुल सही है, मात्रात्मक है। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों वृद्धि है, ये भी कथन सही है। एडीआई आर्थिक विकास का मापक है, ये भी सही है। तो इस प्रकार सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। ग्रोथ बराबर इनकम इंक्रीज, डेवलपमेंट बराबर इनकम प्लस एजुकेशन प्लस हेल्थ प्लस लिविंग स्टैंडर्ड। समझ में आया? आर्थिक विकास का मतलब होता है इनकम इंक्रीज यानी आय बढ़ना, जबकि विकास का अर्थ होता है आय के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर का बढ़ना। ये सब डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार ग्रोथ केवल मात्रात्मक हुआ और डेवलपमेंट मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हुआ, इसलिए एचडीआई विकास का बेहतर सूचक है। अगला प्रश्न है, एमपीसी 0.9 है और निवेश में 100 करोड़ की वृद्धि होती है तो राष्ट्रीय आय कितनी वृद्धि होगी? 500 करोड़, 1000 करोड़, 900 करोड़ या 100 करोड़? देखिए, यहाँ पे एमपीसी दिया है तो आप पहले गुणक निकाल लीजिए। तो 1/1 माइनस 0.9 यानी कितना आएगा? 0.1 आएगा, तो के बराबर 10 होगा। 10 होगा और फिर दिया है कि निवेश इतना करोड़ वृद्धि होती है तो आय कितना होगा? तो उसके लिए 10 में इतना का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1000 करोड़। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए इसका विस्तृत व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, के बराबर 1/1 माइनस एमपीएस होता है तो वहाँ से 10 आ जाएगा, और डेल्टा वाई बराबर के इंटू डेल्टा आई होता है तो इसका गुणा करने पर इतना आ गया। ये सूत्र होगा। इसमें दो सूत्र लगा है, के बराबर 1/में एमपीएस और दूसरा सूत्र है के का ही सूत्र है डेल्टा वाई बटा में डेल्टा आई। इसी को पक्षांतर करके इस सवाल को लगाया गया है। अगला प्रश्न है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में निवेश की तुलना में पूंजी उत्पाद दर लगातार बढ़ रहा हो तो इसका अर्थ क्या है? पूंजी अधिक उत्पादन हो रही है, निवेश दक्षता बढ़ रही है, निवेश दक्षता घट रही है या बेरोजगार समाप्त हो रहा है? प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कौन सा सही होगा? यदि किसी अर्थव्यवस्था में निवेश की तुलना में पूंजी उत्पाद अनुपात यानी ICOR लगातार बढ़ रहा है तो इसका अर्थ हुआ कि निवेश की दक्षता कम हो रही है। जितना पूंजी उत्पाद अनुपात लगाना चाहिए उससे अधिक लग रहा है, लेकिन उसका प्रॉफिट कम मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ICOR जितना अधिक होगा उतना अधिक पूंजी लगेगी, उत्पादन कम बढ़ेगा, निवेश कम कुशल माना जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, मुद्रास्फीति में मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है, मुद्रास्फीति में वस्तुओं का मूल्य घटते हैं, मुद्रास्फीति केवल कृषि को प्रभावित करता है। तो कथन सही पूछा है, कौन सा कथन सही है? तो देखिए, मुद्रास्फीति में मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मुद्रास्फीति का अर्थ होता है सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि, फलस्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति कम होती है। तो इसका व्याख्या यही हुआ कि मुद्रास्फीति का अर्थ सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि, फलस्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है मुद्रास्फीति की स्थिति में। प्रश्न नंबर 16 है, राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? आर्थिक स्थिरता, आय का पुनर्वितरण, रोजगार सृजन, रोटो का निर्गमन। दिया है कि राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे कौन नहीं होगा? तो आर्थिक स्थिरता लाना इसका मुख्य उद्देश्य है, आय का पुनर्वितरण भी है और रोजगार सृजन भी है, लेकिन जो नोटों का निर्गमन है इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है, क्योंकि नोटों का निर्गमन का कार्य आरबीआई करती है। नोट जारी करना केंद्रीय बैंक का कार्य है, न कि राजकोषीय नीति का। फिजिकल पॉलिसी बराबर होता है टैक्स लगाना, एक्सपेंडिचर करना, पब्लिक डेप्ट, ये सब पब्लिक फिजिकल पॉलिसी का कार्य है। प्रश्न नंबर 17 है, हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया है। कथन कार्य से संबंधित प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया है। इसका कारण है हरित क्रांति के अंतर्गत HYB हाई यील्ड वैरायटी बीज, सिंचाई और उर्वरक का उपयोग बढ़ा है। दोनों सत्य है, सही व्याख्या है। दोनों सत्य है लेकिन व्याख्या नहीं है। ए सत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो देखिए, हरित क्रांति ने भारत के खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया है, तो जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।
और किस कारण हरित क्रांति हुई है? तो HYB बीज और सिंचाई तथा उर्वरकों का उपयोग बढ़ा है, इसी कारण हरित क्रांति ने ऐसा काम किया है। तो दोनों सत्य है और व्याख्या भी सही है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए, हरित क्रांति का आधार HYB भी सीड है, फर्टिलाइजर है, इरिगेशन है और मैकेनिज्म है। इन्हीं कारणों उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है। प्रश्न नंबर 18 है, यदि सरकार मंदी के दौरान कुल मांग बढ़ाना चाहती हो तो कौन सा उपाय सर्वाधिक उपयुक्त होगा? प्रश्न दिया है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। यदि सरकार मंदी के दौरान कुल मांग बढ़ाना चाहती है तो कौन सा उपाय सर्वाधिक कारगर होगा, उपयुक्त होगा? प्रश्न नंबर 18 है। कर बढ़ाना, सरकारी व्यय बढ़ाना, CRR बढ़ाना, रेपो दर बढ़ाना। तो यदि सरकार मंदी के दौरान कुल मांग बढ़ाना चाहती है तो सर्वाधिक कारगर उपाय सरकारी व्यय बढ़ाना है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस के अनुसार मंदी में एग्रीगेट डिमांड कम होती है तो सरकार को पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का सर्वाधिक व्यापक सूचक है? GDP, GNP, NNP, HDI। प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर कौन सा है? 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का सर्वाधिक व्यापक सूचक है? GDP, GNP, NNP, HDI। तो आर्थिक विकास का सर्वाधिक व्यापक सूचक HDI है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। HDI में 3 आयाम शामिल हैं, आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, और इसलिए यह विकास का सर्वश्रेष्ठ सूचक माना जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? CRR बढ़ने पर ऋण सृजन घटता है, रेपो रेट बढ़ाने पर ऋण महंगा होता है, मुद्रास्फीति में ऋणी को लाभ हो सकता है, मुद्रास्फीति निश्चित आय वर्ग को लाभ हो सकता है। प्रश्न नंबर 20 का कौन सा उत्तर सही होगा? यहाँ पे उत्तर गलत पूछा है। तो देखिए, CRR बढ़ने पर ऋण का सृजन घटता है तो जी बिल्कुल, रेपो रेट बढ़ने पर ऋण महंगा होता है तो जी बिल्कुल, मुद्रास्फीति में ऋण को लाभ हो सकता है तो जी बिल्कुल। यहाँ पे गलत ऑप्शन पूछा है तो इसका उत्तर डी सही होगा। मुद्रास्फीति में ऋणी को लाभ हो सकता है क्योंकि वह कम मूल्य वाले ऋण को चुकाता है, लेनदार को हानि हो सकती है और फिक्स्ड इनकम ग्रुप की वास्तविक आय घटती है। देखिए, GIC का जो कोर टॉपिक है, इनका एग्जाम में वेटेज अधिक है, जैसे नेशनल इनकम, मल्टीप्लायर, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी साइकिल, ग्रीन रेगुलेशन, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म और अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब का रोल अधिक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थिति में GDP बढ़ सकती है लेकिन आर्थिक विकास घट सकता है? प्रश्न नंबर 21 है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में GDP बढ़ सकती है लेकिन आर्थिक कल्याण घट सकता है? शिक्षा पर व्यय, स्वास्थ्य सुविधाएं, प्रदूषण नियंत्रण पर खर्च कम हो और उत्पादन बढ़े, ऑप्शन डी है रोजगार बढ़े। तो प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में GDP बढ़ सकती है लेकिन आर्थिक कल्याण घट सकता है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रदूषण नियंत्रण पर खर्चा कम होगा और उत्पादन बढ़ेगा। तो ये जब उत्पादन बढ़ेगा तो GDP बढ़ सकती है, लेकिन जब प्रदूषण नियंत्रण पर खर्चा कम होगा तो आर्थिक कल्याण घट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। GDP केवल उत्पादन का, जब जो GDP होती है केवल उत्पादन का मापन करती है। यदि कारखाने अधिक उत्पादन करें लेकिन प्रदूषण भी बढ़ाए तो GDP बढ़ेगी, परंतु स्वास्थ्य प्रभावित होगा, पर्यावरण खराब होगा, सामाजिक लागतें बढ़ेंगी, इसलिए कल्याण घट सकता है। यही कारण है कि GDP को विकास का पूर्ण मापक नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, भारत में कृषि का GDP में योगदान घट रहा है, इसका कारण है भारत में कृषि उत्पादन लगातार घट रहा है। ऑप्शन दिया है, दोनों सत्य है, आर सही व्याख्या है, दोनों सत्य है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो देखिए, भारत में कृषि क्षेत्र का योगदान GDP में घट रहा है तो जी बिल्कुल सही है, घट रहा है। लेकिन क्या भारत में कृषि उत्पादन लगातार घट रहा है इस कारण इसमें घट रहा है? तो जी नहीं, भारत में कृषि उत्पादन घट नहीं रहा है, स्थिर है, लेकिन जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान है वो बढ़ रहा है, इसी कारण उस अनुपात में भारत में कृषि का योगदान GDP में घट रहा है। तो जी ये सही है लेकिन इसका कारण गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
अगला प्रश्न है, देखिए भारत में कृषि उत्पादन घट नहीं रहा है लेकिन उद्योग सेवा अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं, फलस्वरूप जीडीपी में कृषि का प्रतिशत योगदान घट रहा है। अगला प्रश्न है, एमपीसी बराबर 0.8, एमपीएस बराबर 0.2 हो तो गुणक होगा क्या होगा, एक कर गुणक क्या होगा। तो केटी बराबर दिया है माइनस एमपीसी बटा में एमपीएस, तो इसका मान यहाँ पे रख देंगे। तो एमपीसी का मान 0.8 और इसका मान 0.02 है, तो आ जाएगा -4। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर ए सही होगा। आइए इसको अच्छे से दिखाते हैं। केटी बराबर होता है माइनस एमपीसी बटा में एमपीएस, तो इसको ऐसे करने पर इसका टैक्स मल्टीप्लायर का मतलब सदैव ऋणात्मक होता है, ये एक फैक्ट है। प्रश्न कभी कभी बन जाता है टैक्स मल्टीप्लायर कैसा अवयव है, तो ये सदैव ऋणात्मक होता है टैक्स मल्टीप्लायर। अगला प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए तो ऑप्शन दिखाती हूँ। यदि किसी देश में वास्तविक जीडीपी बढ़ रही है लेकिन नामांतर जीडीपी उससे अधिक तेजी से बढ़ रही हो तो इसका निष्कर्ष क्या होगा। यानी जो वास्तविक जीडीपी है बढ़ रही है लेकिन जो नामात्र की जीडीपी है वह तेजी से बढ़ रही है, तो इसका निष्कर्ष क्या होगा। अपस्फीति, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, इसका कारण क्या होगा। तो ये मुद्रास्फीति का संकेत है। आइए इसका विस्तृत व्याख्या देखते हैं। देखिए नामांतर जीडीपी यानी नॉमिनल जीडीपी बराबर क्या होता है, करंट प्राइस चालू कीमत, और रियल जीडीपी वास्तविक जीडीपी का मतलब होता है कांस्टेंट प्राइस यानी स्थिर मूल्य। नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस पे होती है और रियल जीडीपी कांस्टेंट, नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस पे होती है, रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पे होती है। यदि नॉमिनल जीडीपी बड़ा है रियल जीडीपी से तो मूल्य स्तर बढ़ रहा है अर्थात मुद्रास्फीति मौजूद होगा। प्रश्न नंबर 25 है, जनसांख्यिकी लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड तभी लाभकारी होगा जब वृद्धि जनसंख्या बढ़े, जन्म दर बढ़े, कार्य जनसंख्या को रोजगार मिले और मृत्यु बढ़े। प्रश्न नंबर 25 का उत्तर कौन सा सही होगा। जनसंख्या लाभांश, जनसांख्यिकी लाभांश तभी लाभकारी होगा जब कार्यशील जनसंख्या को रोजगार मिले। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए इसकी व्याख्या, केवल युवा आबादी होना पर्याप्त नहीं है, यह रोजगार नहीं मिलेगा तो जनाधिक्य लाभांश जनाधिक्य बोझ बन सकता है। प्रश्न नंबर 26 है, कथनों पर विचार कीजिए। गरीबी पूर्णतः आय की समस्या है, मतलब जो गरीबी है यह आय की समस्या है। अमर्त्य सेन ने कैपेबिलिटी अप्रोच दिया था। मानव विकास केवल जीडीपी से नहीं मापा जा सकता है। इसका ऑप्शन है केवल एक सही है, केवल 2 3 सही है, केवल 1 2 सही है या 1 2 3 तीनों सही है। प्रश्न नंबर 26 का उत्तर कौन सा सही होगा। तो देखिए गरीबी पूर्णतः आय असमानता से संबंधित हो तो जी बिल्कुल नहीं। अमर्त्य सेन ने कैपेबिलिटी अप्रोच दिया था तो जी बिल्कुल। मानव विकास केवल जीडीपी से नहीं मापा जा सकता, ये भी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए इसका विस्तृत व्याख्या देखते हैं। देखिए गरीबी केवल आय की समस्या नहीं है, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य अवसर और सामाजिक सुरक्षा शामिल होता है, इसलिए कथन एक गलत है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है तो निम्न में से कौन सा प्रभाव सबसे पहले दिखाई देगा। बैंक ऋण सस्ता हो जाएंगे, मुद्रा पुष्टि बढ़ जाएगी, मुद्रा ऋण महंगे हो जाएंगे, निर्यात बढ़ जाएगा। प्रश्न दिया है यदि रेपो रेट बढ़ा दिया जाए तो निम्न में से कौन सा प्रभाव सबसे पहले दिखाई देगा। प्रश्न नंबर 27 है, तो ऋण महंगे हो जाएंगे। जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है तो सबसे पहला प्रभाव ऋण महंगा हो जाएंगे, यही प्रभाव दिखाई देता है। जब रेपो रेट बढ़ेगा तो आरबीआई उधार महंगा हो जाएगा, बैंक ऋण महंगा हो जाएगा, निवेश कम होगा, मुद्रास्फीति कम हो जाएगा, मुद्रास्फीति नियंत्रण होगा। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से इंक्लूसिव ग्रोथ का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जीडीपी में वृद्धि, शेयर बाजार में वृद्धि, विकास का लाभ गरीबों तक पहुंचाना, निर्यात में बढ़ाना। तो निम्नलिखित में से समावेशी ग्रोथ यानी इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है समावेशी वृद्धि का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है विकास का लाभ गरीबों तक पहुंचाना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इंक्लूसिव ग्रोथ का अर्थ होता है विकास, रोजगार, गरीबी में कमी, क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक न्याय, ये इंक्लूसिव ग्रोथ का अर्थ होता है, इसका मीनिंग होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में बजट बढ़ जाए और निवेश स्थिर रहे तो किस के अनुसार अल्पकाल में क्या होगा। प्रश्न दिया है यदि अर्थव्यवस्था में बजट बढ़ जाए और निवेश स्थिर रहे तो किस के अनुसार अल्पकाल में क्या होगा। आय बढ़ेगी, आय घटेगी,
रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा। प्रश्न नंबर 29 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो आय घट सकती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसे ही पैराडॉक्स ऑफ थिप्स कहते हैं। अधिक बचत, कम उपभोग, कम मांग, कम उत्पादन, कम आय, किसका अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है? प्रश्न नंबर 30 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति रीढ़ को लाभ पहुंचा सकती है, मुद्रास्फीति लेनदार को हानि पहुंचा सकती है, मुद्रास्फीति निश्चित आय वालों को लाभ पहुंचा सकती है। उत्तर ए सही है, एक दो सही है, दो तीन सही है, या एक दो तीन, तीनों सही है। तो देखिए, मुद्रास्फीति रीढ़ को लाभ पहुंचा सकती है, जी बिल्कुल। मुद्रास्फीति लेनदार को हानि पहुंचा सकती है, जी। और देखिए, ये निश्चित आय वालों को लाभ नहीं हानि पहुंचाती, इस प्रकार ऑप्शन नंबर भी सही हुआ। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक अगले सेशन में, अगले दिन। दोस्तों, सेशन कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्या प्रश्नों की लेवल का और लेवल बढ़ाया जाए, या इतना ही सही है, और बाकी अगले टॉपिक में। दोस्तों, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक